अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता का। जुमे का दिन था और जुमे का दिन हालिया अदालती फैसलों के तनाजुर में इंतहाई अहम रहा है। एक तासुर है कि जुमे का दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए हमेशा भारी रहता है, क्योंकि जितने बड़े केसेस का फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट आया है वो जुमे का दिन था। और आज इसी को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ताना भी देती रही है और उनकी तवक्को थी कि जुमे के दिन फैसला उनके हक में आएगा, लेकिन यह फैसला उनकी तवक्कुआत के बरक्स आया है। और वो फैसला क्या है? NA-75 डस्का के ज़िम्नी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बरकरार रखा गया है। वहां री इलेक्शन होने जा रहा है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जुमे का दिन का ताना देती रही है। उस्मान डार साहब ने क्या कहा और आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। अब हमें कल देखना है, जुमे का दिन है और पाकिस्तानियों आपको पता है जुमा हमेशा नून लीग पे भारी हो रही है। जो कल इसी जगह पर कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून पर जुम्मा भारी होता है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून की फिक्र छोड़ें। मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजलो करम से अब अपने वोट की हिफाजत करना जानती है। ये 2018 नहीं है। मुस्लिम लीग नून के साथ NA-75 में पूरा मैदान लगाएंगे और अवाम की अदालत में नून लीग की मंजी ठोक के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अब हर आने वाला दिन इन नालायकों के लिए, इन चोरों के लिए, इन वोट चोरों के लिए, इन आइन चोरों के लिए, इन कश्मीर के सौदागरों के लिए, आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरों के लिए हर आने वाला दिन भारी है। अब अदालती फैसला आने के बाद मुस्लिम लीग नून शादियाने बजा रही है, जबकि तहरीक इंसाफ ने नजरसानी अपील के लिए सर जोड़ लिए हैं। नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने ट्वीट में डस्का की आवाम को शाबाश दी और साथ ही लिखा कि आज एक बार फिर साबित हो गया है कि इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत ने डस्का के आवाम के वोट पर डाका डाला है। सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, उन वारदातियों को वोट चोरी करने और इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना होगा। कबलजी केस की समाअत के दौरान जस्टिस सुब्रता बंदियाल ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं। 20 पोलिंग स्टेशंस पर कानून की खिलाफ वर्जियां तो हुई और इलेक्शन के दौरान फायरिंग से 2 अफराद कत्ल और 1 जख्मी हुआ। इलेक्शन कमीशन डस्का में मुनासिब इकदाम करने में नाकाम रहा। अब इंडोर्स किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग्स थी वो भी। बारकैफ मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर इससे पहले भी डस्का इंतखाब से मुताल्लिक बात करती रही हैं। एक मौके पर तो उन्होंने मशहूर ज़माना वो जो पार्टी गर्ल का क्लिप है उसको भी कॉपी करने की कोशिश की और डस्का इंतखाब से मुताल्लिक वो क्या स्टेटमेंट दिया, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। तो आजकल बड़ा चल रहा है ना, ये धुंध है, ये डस्का है और ये इमरान खान अवाम का वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये है नवाज शरीफ, ये है अवाम की ताकत और ये है उसका बयानिया वोट को इज्जत दो जो सर चढ़कर बोल रहा है। अब जरा मुस्लिम लीग की दीगर क़यादत की बात करते हैं। मुस्लिम लीग की दीगर क़यादत ने डस्का इंतखाबात में बराह रास्त मुदाखलत का इल्ज़ाम वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान पर आयद किया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान साहब और असमा बुखारी साहिबा क्या कह रही थी, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। फिरदौस आशिक अवान की सिर्फ मोबाइल लोकेशन निकाल ली जाए कि वो उस वक्त कहाँ थी। शाम 7 बजे के बाद वो एक फार्म हाउस में मौजूद थी। लोकल पुलिस और इंतजामिया जो है उन्होंने 20 लोगों को, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठाया। वहां पे एक फार्म हाउस है, वहां पे उनको रखा गया। वहां पे फिरदौस आशिक अवाम साहबा खुद बजाते खुद मौजूद थी वहां पे और पूरे रिजल्ट्स का इंतजार किया गया। और जब ये देखा कि उस रिजल्ट जो अब तक इकट्ठा हो चुका है 340-41 पोलिंग स्टेशन का, वहां से ये हार रहे हैं, तो उसके बाद उनके बैग खोले गए, उनसे नया रिजल्ट तैयार करवाया गया और उसके मुताबिक फिर हमारी जो लीड थी उसको कवर करके 7,827 वोट की लीड बनाई गई। अब मुस्लिम लीग नून डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान को धांधली का जिम्मेदार करार दे रही थी, जबकि वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी ने राना सनाउल्लाह खान पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया था। इस हवाले से एक वीडियो सामने आई थी। उस वीडियो में फिरदौस आशिक आवान साहिबा किसी को टेलीफोन कॉल पर क्या कह रही थी, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। थोड़ी तलखी है लेकिन ये बदमाशी राणा सनाउल्लाह बच के अज पुलिस पर्चा दे रहे हैं, मुझसे वास्ते बैठ रहे हैं, सोच समझ के जरा। अब धांधली के इल्जामात और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के गायब होने के बाद मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचा। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेकर मामला का जायजा लिया। दोबारा इंतखाबात का हुक्म सादर किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने भी इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सवाल यह है कि क्या अदालत का फैसला मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है? क्या अदालती फैसला तहरीक इंसाफ के लिए सुबकी का बाइस है?
क्या पीटीआई धांधली के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेगी? इन सवालात का जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेने की कोशिश करेंगे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोजब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया कंवल शोजब साहिबा आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला बरकरार रखा है। 75 डस का इंतखाब, दोबारा रीपोलिंग होगी पूरे के पूरे हल्के के अंदर, तो ये तो असर्टन हो गया कि एवरी फ्राइडे इज नॉट अ गुड फ्राइडे। कंवल शोजब साहिबा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच रेहान। देखें, सुप्रीम कोर्ट में जाना हमारा हक था और हर फोरम पे जाके दरवाज़ा खटकाना हमारा हक है। वहाँ पे आपने देखा जिरा हुई, बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस हुए, बहुत सारे शकूक व शुबहात के बारे में आला अदलिया ने सवाल जवाब किए और मेरे ख्याल में वो बहुत ज़रूरी था कि बहुत सारे मैटर्स को एड्रेस किया जाए। लेकिन फ़ैसला अगर हमारे हक में नहीं भी आया तो भी हम इस फैसले का एहतराम करते हैं और उसको वेलकम करते हैं। हम एक वो जमात हैं जो एक जमहूरियत की अलमबरदार हैं और हम अपना इलेक्शन ज़रूर जाके लड़ेंगे। साफ और शफाफ तरीके से इलेक्शन होने चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। देखिए, बड़ा सादा सा सवाल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 29 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कराई, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को भी इंडोर्स किया है और उस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं वो बड़ी क्रिटिकल हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जियो फेंसिंग कराई उन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मुताल्लिक 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की लोकेशन मशकूक पाई गई, ये उस रिपोर्ट में लिखा गया है और इस रिपोर्ट को हिस्सा बनाया गया है। देखिए, प्रिजाइडिंग अफसरान ने रिटर्निंग ऑफिसर आरओ के दफ्तर पहुंचने के लिए मुतबादिल लंबा रूट इख्तियार किया। अब आपको तो याद होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, राना सनाउल्लाह साहब का हवाला आप दे रही हैं, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि किस फार्म हाउस पर थे और वहां कौन कौन मौजूद था, ये हमें सब पता है। और फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से उन्होंने बात की थी। देखिए, मैंने अभी वो क्योंकि डिसीजन पढ़ा नहीं है तो मैं इस पर अब ज़्यादा इस रिपोर्ट पे तो कमेंट नहीं कर सकती। मैं पढ़ के दोबारा आप मुझे जब मौका देंगे मैं जरूर बात करूंगी। नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं फिर लेट मी रिपीट। देखिए, जियो फेंसिंग हुई है और जियो फेंसिंग में दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स किस लोकेशन पे थे, उनमें 10 की लोकेशन बताया गया कि वो मशकूक थी और 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उन्होंने लंबा रूट इख्तियार किया, जिसको बाद में धुंध का बहाना या व्हाटएवर वो जो कुछ कह रहे थे आपको सब पता है। तो ये तो सर्टन हो गया कि वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मशकूक थे, कहाँ थे, किसके फार्म हाउस पर थे, वहां पर कौन मौजूद था, ये सारा प्रोसेस मिलाइन नहीं हो गया है कंवल शोजब साहिबा? देखिए, मिलाइन हुआ है तभी तो उन्होंने इस सारे इलेक्शन को दोबारा मान लिया है। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पेश करें ना, उनसे करें इंक्वायरी, पूछे उनसे कि वो कहाँ थे, क्यों थे, किसके कहने पर थे। ये तो अगर आप तो बयानात भी मंजर आम पर आ गए। मेरी बात सुन लेना रेहान, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन लीजिए। मंजर आम पे आ गए, उनको बयान दें, उनसे पूछें कि आपको किसने डराया धमकाया। लेकिन इस सारी के वो जी गायब हो गए या वो उन्होंने लंबा रास्ता ले लिया, तो उसको हमारे खाते में बुक करना या हुकूमती खातों में बुक करना, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने इरशाद फरमा दिया, ये मेरे ख्याल में नाजायज है। हाँ, पूरे इलेक्शन की सेहत पर जरूर असर पड़ सकता है और मेरे ख्याल में इस चीज में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आपकी हुकूमत में ये सब कुछ हुआ और एक आईनी इदारे की प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, आपको पता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन लोग होते हैं और उनकी कितनी पसली होती है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? देखिए, आई थिंक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि अगर इस तरह के लोग जिनकी पसली नहीं है, जो एक आपने टीचर्स उठाए हुए हैं और उनको वहाँ के मकामी लोग इन्फ्लुएंस कर दें, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हुकूमत ने किए या अपोजिशन ने किए या किसी भी कैंडिडेट ने किए, नहीं, ज़िम्नी सवाल मेरे पहले जवाब के बाद इन्वेस्टिगेट किया कि वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कौन लेके गया? नहीं, आप मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुनिए। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जाते हैं, और वो मैं क्योंकि अपनी पार्टी की मास्टर ट्रेनर भी हूँ और ग्रास रूट पे जाके इलेक्शन करती रही हूँ, मैं पोलिंग एजेंट के तौर पे बैठती रही हूँ पिछली दफ़ा जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। जिस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको फॉर्म 45 साइन करके दे देता है, आजकल वो व्हाट्सएप पे फौरी तौर पे रिजल्ट आरओ को भेज देता है। और अब इसकी सारी डिटेल्स क्या है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो सारी चीज़ों को, मामलात को देखे और उस पे आगे प्रोसीड करे और आइंदा से ये मामलात ना हो, इसको इंश्योर करे। अच्छा, तो जब हम उन्हें कहते हैं और जब इसी आला अदालत ने उन्हें डायरेक्शन दी कि आप ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, तो क्यों नहीं करते? क्यों सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको हॉस्टेज बनाया जाता है इलेक्शन वाले दिन?
क्यों उनको बिठा देते हैं जाके इस काम पे? क्यों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता? पाकिस्तान एटम बम बना सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी के लिए टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल कर सकता। मैं और आप एटीएम यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे इजी पैसा यूज कर सकते हैं, इस मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं हो सकती। ये कहाँ का तमाशा? चले अब देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए क्या करती है। देखिए आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमने जाके रात को पिटीशन डाली कि कल आपके जो होने वाला इलेक्शन है उसमें ट्रांसपेरेंसी उसकी पहले ही बाहर हो गई, ये पेपर आउट हो गया। उस वक्त इलेक्शन कमीशन में तो ताले पड़े हुए थे। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, दोनों साइडों पे ताली बजती है। आप मास्टर ट्रेनर हैं, जिस आइन के तहत इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, उसी आइन के तहत बाकी भी इदारे हैं, और ये आपस में सिस्टर इदारे हैं, और जो भी चीजें हैं उसके मामलात के जिम्मेदार ये सब मिलकर हैं। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप मास्टर ट्रेनर हैं, आप हफीज शेख साहब के इंतखाब में भी पोलिंग एजेंट थी, आपने उसमें भी सेनेटर्स को भी समझाया कि आपने वोट कैसे पोल करना है, फिर भी लोग गलतियां करते हैं। लेकिन ये जो इंतखाब था खासतौर पे NA-75 डस्का का, इसमें उम्मीदवार अली असजद मली साहब पिटीशन तो करते हैं, लेकिन वो फॉर्म 45 सबमिट ही नहीं करा पाते पूरे के पूरे। आपने नहीं कहा था कि फॉर्म 45 जब तक नहीं लेना है तब तक कोई आपका पोलिंग एजेंट बाहर नहीं आएगा, तो आपके पास तो फॉर्म 45 तक नहीं थे। देखिए रेहान, मैं ये समझती हूँ कि ये सारा केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में अब डिस्कस हो गया है, तो मेरे ख्याल में कि अब आपको मुझे सुप्रीम कोर्ट की तरह मेरी जिरा नहीं करनी चाहिए। ये सारे मामला तो वहाँ डिस्कस हो गए, और जो चीजें शॉर्ट कमिंग्स थी उसी वजह से फैसला जो है वो दोबारा इलेक्शन का हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस डिसीजन से आप सैटिस्फाइड हैं? दुनिया में चल रहे हैं उसको करें। आप मुतमईन हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की? सैटिस्फाइड हूं या ना हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं या ना हूं, लेकिन मैं उनके फैसले का एहतराम करती हूं और उस पर कोई ऑब्जेक्शन यहां बैठ के रेज नहीं करूंगी। उस फैसले के एहतराम में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो कुछ आपने कहा, आईनी इदारे पर अदम एतमाद का इजहार किया, मुस्ताफी होने से मुतालिक बयानात दिए, क्या वो बयानात वापस लेंगे? बिल्कुल नहीं लूंगी, इसलिए कि मैं उस आईनी इदारे के साथ मेरा डायरेक्ट लिंक इसलिए बनता है कि मैं इलेक्शन जब लड़ती हूं या इलेक्शन के जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो मेरे उस आईनी इदारे के साथ होते हैं, और अगर मेरी कोई रिजर्वेशंस होंगी तो उससे ऊपर के फोरम्स में जाना होता है। हर इदारे में जो शॉर्ट कमिंग्स है अगर वो उसको पूरा कर लेंगे और इस तरह के मामलात में टाइम ज़ाया नहीं होगा बाकी आईनी इदारों का, तो वो हमारे लिए और आप सबके लिए बेहतरी नहीं है कि मेरे और आपके टैक्स पेयर के पैसे से जिस इदारे को हम चला रहे हैं अगर उसमें अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, जो इसी आला अदलिया ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से आगे बढ़े ना कमल जोसेफ साहिबा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपकी पिटीशन को रिजेक्ट किया है, और अब मजीद अगर नहीं करेंगे तो फिर तनकीद तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम असेंबली के फ्लोर से जो है वो ये कोशिश करेंगे ऐसी आईनी तरमीम लेकर आए, ऐसे रूल्स लेकर आए, ऐसे बिल लेकर आए। पाकिस्तान ने आपकी पिटीशन को रिजेक्ट किया है, अब किस फॉरम का सहारा लेंगे? इस्तेमाल हो। देखिए ये अब जो मल्ली साहब हैं जो खुद पटिशनर हैं वो समझते हैं, वो अपने एडवाइजरी टीम के साथ बैठेंगे और जाके उससे कंसल्ट करेंगे कि उन्होंने आगे फर्दर जाना है या नहीं जाना है। मैं तो इस वक्त आपको बैठ के सिर्फ एनालिसिस दे सकती हूँ, जो अभी हुआ है उसके बारे में बात कर सकती हूँ, आगे क्या होना है मैं उसके बारे में नहीं बात। तो इसका मतलब एक डिससैटिस्फैक्शन तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में, क्योंकि अब 10 अप्रैल को इंतखाब होने जा रहा है और वो 10 अप्रैल के इंतखाब के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर वहां भेजा गया है और तमाम तर मामले की वो खुद निगरानी करेंगे। वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनसे मुस्ताफी होने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है। आपको जो भी नताइज आए उस पर एतमाद का इजहार करेंगे, उस पर सेटिस्फैक्शन होगी? देखिए जो भी नताइज जब आएंगे पहले तो इलेक्शन अरेंज करें, जो दोनों कैंडिडेट्स हैं दोनों की जो भी इश्यूज होते हैं उसको सेटिस्फाई करना और एक साफ शफाफ इलेक्शन कराना इस आईनी जो इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का के फ़राइज़ अव्वल हैं, इसी काम के लिए ये इदारा बनाया गया है, तो वो तो इंश्योर करना ये उनका रोल है, वो करेंगे प्ले। अगर आप खुद देखिएगा इलेक्शन वाले दिन अगर सारा कुछ मामला स्मूथली चलेंगे तो ठीक है, नहीं चलेंगे तो ज़ाहिर एतराज़ात उठाए जाएंगे और वो उठते हैं, वो तो एक लाजमी बात है। मामलात को स्मूथ रखना इंतजामिया का भी रोल है, इंतजामिया को फैसिलिटेट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो पहले नहीं किया गया इंतजामिया फैसिलिटेट करेगी। ये तो इंतजामिया बता सकती है, हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि करे, क्योंकि हमारा तो कैंडिडेट है और हमारा भी उसमें मुस्तकबिल लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि जो जिस तरह पहले इलेक्शन हम जीत रहे थे अब भी जीते और इंतजामिया अपना रोल पूरा करे। तो अभी आप क्या समझती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आईनी इदारे पर जो सवालात उठाए गए, जो रिजर्वेशंस रहे, जो बयानात दिए गए, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुबकी का सामना करना पड़ा? बिल्कुल नहीं करना पड़ा।
देखें, अपने जो आपके कॉम्पिटेंट फोरम्स हैं या जो अवेलेबल फोरम्स हैं उस पर जाना और उसमें दोनों साइड्स की क्या फैसला आ सकता है। हमने कोई खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन तो नहीं दी हुई है कि आपने हमारी मर्जी के फैसले करने हैं। जिस वक्त ये मैटर कोर्ट में सब्जुडिस था, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर जो सवालात उठाए, आपने सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश की? आपने कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा हम उस वक्त तैयार नहीं थे। अभी अनकरीब आज 2 तारीख गुजर गई है, उतना ही टाइम है, तकरीबन 7 दिन है ना और 8 दिन है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज से तैयारी करना शुरू करेगा डस्का इलेक्शन की, जो सेनेट के इलेक्शन से कई गुना बड़ा है। आपको वहाँ बैलेट पेपर भी ज़्यादा चाहिए, आपको वहाँ पूरा अमला भी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन की नीयत हो तो वो सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने किसी इदारे को भी प्रेशराइज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, ना ये हमारा तरीक़ेकार है कि जब इदारे हमारी मर्जी का काम करें तो ठीक है, वरना हम डंडे सोटे लेके और उनके ऊपर जाके हमला कर दें या धावा कर दें। ये हमारा स्टाइल नहीं है, ये नून लीग और मरियम बीबी का स्टाइल है। और आप नेक्स्ट टाइम भी कोशिश किया करें कि उनसे सवाल करें कि आपके दोहरा म्यार क्यों होता है इदारों के बारे में। एक टाइम पे वो एक ट्वीट कर रही होती है, दूसरी टाइम पे दूसरी ट्वीट आ रही होती है। तो हम अपने इदारों की शॉर्टकमिंग्स या जो इश्यूज हैं उसको पूरा एड्रेस करने की, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करने की तो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम उनके फैसलों का एहतराम करते हुए जो हमारा कानूनी और आईनी हक है वो हम जरूर इस्तेमाल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कवल शोजब साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कवल शोजब साहब हमारे साथ मौजूद थी। ये बात तो तय है कि अब NA-75 डस्का का इंतखाब 10 अप्रैल को होने जा रहा है। अब इस इंतखाबी नताइज को कौन कबूल करता है और कौन इनकारी रहता है ये तो वक्त ही बताएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी ने PDM से बायकॉट कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ऑपोजिशन का PDM इत्तेहाद अब सुकड़कर 8 जमातों तक महदूद हो गया है और इस बात का इंदिया खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे रही है, जो PDM की अहम जमात समझी जाती है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का वीडियो लिंक इजलास हुआ जिसमें यह बात सामने आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP अगर अलग इत्तेहाद लेकर आगे बढ़ना चाहती है तो उनको आगे बढ़ने देना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बकिया जमातों को लीड करना चाहिए और राय आमा हमवार करनी चाहिए। इस इजलास के बाद गुज़श्ता रोज एहसन इकबाल साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं, वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अब PDM इत्तेहाद में 8 जमातें मौजूद हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP अलग इत्तेहाद कर चुकी है। एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। PDM के परचम तले 8 सियासी जमातें बिल्कुल मुत्तहिद है, मुत्तफिक हैं, अपने नजरियात पर कारबंद है। ऑपोजिशन अगर मुकम्मल तौर पे इस्तीफा दे तो ये कारी जर्ब है, ये फैसला कौन जर्ब है, ये ढांचा गिर जाएगा। लेकिन अगर एक जमात ऑपोजिशन की इस्तीफे ना दे तो फिर दीगर जमातों को उस हवाले से फिर सोचना पड़ेगा कि अगली लाएअमल वो कैसा बनाए। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हार्ड लाइन लिए हुए, दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने PDM में बेहतर ताल्लुकात की नवीद भी सुनाई है। बिलावल साहब आज क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। मरियम शरीफ साहिबा के साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और JUIF और हमारे दोस्त जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हैं उनको तजवीज़ दूंगा, आराम से ठहर के बड़ा सोच समझ के फैसले ले। अगर हम मिल के बराबरी के साथ इज़्ज़त के साथ सब मिल के चलते हैं तो हम हुकूमत को हटा सकते हैं। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे और हमारा नैरो गोल्स होंगे तो फ़ायदा इसका हुकूमत को होगा। अब बिलावल साहब का मशवरा अपनी जगह पर, लेकिन PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज हुआ है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को मदऊ नहीं किया गया, बल्कि ज़राए के मुताबिक इन दोनों पार्टीज को शो कॉज नोटिस इशू करने का फैसला कर लिया गया है। अब क्या ये खलीज बढ़ती रहेगी या कोई पॉइंट ऑफ रिटर्न बाकी है, इन्हीं मामलों पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब ने भी ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले फरमाइएगा, PDM इत्तेहाद जो 11 जमातों पर मुश्तमिल था वो सुकड़कर 10 जमातों पर मुश्तमिल हो गया, उसके बाद अब 8 जमातें रह गई हैं और एहसन इकबाल साहब ने गुज़श्ता रोज हमारे प्रोग्राम में इस हवाले से बात की। आज PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को मदऊ नहीं किया गया। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब PDM इत्तेहाद से अलग हो गई? ये तो बड़ी मुख्तलिफ बात हो गई ना, ये कोई हतमी बात तो ना हुई। और दूसरी बात यह है कि आप और मैं और जिसने आपको कहा या जिसने आपके बात की
मेरा नहीं ख्याल वो वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। ये तो हमने सुनी सुनाई बात पे ही कर रहे हैं ना। नहीं, गुज़श्ता रोज एसर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे सर, और एसर इकबाल साहब उस वीडियो लिंक इजलास का हिस्सा थे और उन्होंने अपनी मालूमात की बुनियाद पर यह बात की है, और वही बात की है जो मियां साहब ने उनसे की है। ये जरूर है, अगर पीडीएम इस ऐसी रविश पे चली है तो पीडीएम का अपना नुकसान होगा ज्यादा, और उन पार्टीज का ज्यादा नुकसान होगा जो इस रविश पे पार्टियों को इत्तेहादों से निकालने के हक में होंगी और निकालने की कोशिश करेंगी। हालांकि मैं जाती तौर पे अपनी जमात में पीडीएम के कभी भी इतना हक में नहीं रहा हूँ। पीडीएम में वो बहुत सारी खामियां हैं, और ये इसलिए इसकी क़यादत अपनी मकासद पे ही कोई उसका नहीं बनता, पूरी यकसुई से वो एक किस्म का नहीं कह सकते कि हम हमारी ये सियासत है या फैसला है। कभी कहते हैं कि किसी फौजी से मुलाकात नहीं होगी, फिर जुबैर को भेज देते हैं, मोहम्मद जुबैर को आर्मी चीफ से मिलने के लिए। कभी कहते हैं कि मेरी कोई जायदाद लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं है। फिर मानते हैं कि सैकड़ों एकड़ जमीन शहरी तकरीबन रिहायशी वो मौजूद है। कभी कहती हैं कि मैं कभी जमानत कराऊंगी नहीं, और मुझे आके पकड़ना तो पकड़ लो, और फिर जमानत भी करा रहे होते हैं, सारे लीडर भी साथ जा रहे होते हैं। तो ये कोई ऐसी बात पे मोतबर नहीं समझना चाहिए कि जनाब मियां साहब का कोई वीडियो लिंक हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुई है। अगर उनकी वीडियो लिंक पे कॉन्फ्रेंस हुई है तो उनकी प्राइवेट बातें होंगी, उनकी बातें। अच्छा एतजाज साहब, ये बात आपकी ठीक है कि बैकडोर मुलाकातें हो रही थी, मोहम्मद जुबैर साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन आपको याद होगा कि एक रिफ्यूज़ल हुआ जुबैर साहब को भी, और ये कहा गया कि जाइए आप अपनी सियासत करें, वी हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सीरियस रिएक्शन भी आया। उसके बाद जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये बैकडोर चैनल बंद किया या कराया गया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको कैपिटलाइज किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राब्ते में मुक्तदर हलकों के साथ। पीपल्स पार्टी कोई ये खुफिया या बैकडोर राब्ते नहीं रखती है। पीपल्स पार्टी के जब भी राब्ते होंगे तो बिल्कुल सामने होगी बात। नून लीग वालों ने तो खुद एडमिट किया है ना, वो तो जुबैर ने खुद एडमिट किया है, तस्लीम किया है, इसलिए हम उसको हकीकत के तौर पे लेते हैं। वरना अगर वो तस्लीम ना करें खुद, तो मैं फिर भी कहूँगा कि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। तो यकायक क्या हुआ है सर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लहजा भी नरम हो गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से इस्लाहाती कमेटी बनाकर बात करने को भी तैयार है, तो क्या वजह हुई सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो शिफ्ट लिया? पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये रहा है कि हम इस्तीफों के खिलाफ हैं। तो इसके बरक्स मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज शरीफ का ये रहा है कि इस्तीफे फौरन दो, इस्तीफे उनके मुंह पे मारो और उनको कहो कि हम ये पड़े हैं तुम्हारे इस्तीफे और तुम्हारी सीटें। हमारा मौक़िफ़ रहा है कि ये इस्तीफे नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर आप इस्तीफे देंगे तो फिर आप पार्लियामेंट्री प्रोसेस से निकल जाएंगे और वो सेनेटर 6-6 साल के लिए मुंतखब करा लेंगे। फिर आखिर पीटीएम जो है वो हमारे ही मौक़िफ़ से आ गई और उन्होंने इस्तीफे भी नहीं दिए, और उन्होंने ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इनमें हिस्सा भी दिया। और यही मशवरा उनको आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया, और यही मशवरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मेरे जैसे कारकुन का था कि ये आप इस तरह की गलती ना करें। फिर वो कहते थे कि हम एकदम लॉन्ग मार्च करेंगे, और लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे होंगे तो लॉन्ग मार्च होगी, जो मौलाना ने कहा। तो ये कहाँ का लॉजिक है? ये भी अब खुदकुशी की बात है। अब ये खुदकुश हमला करने पे चले हुए कि पहले इस्तीफे दे दो तो आपकी भुक्कत क्या रही थी? लेकिन एतजाज साहब, एट दिस पॉइंट टाइम जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामान के अंदर है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में मुंतखब कराया बाप से वोट लेकर,
उस पर भी एक बड़ा सीरियस कंसर्न है आपकी इत्तेहादी जमातों का। वो कहते हैं कि जो भी था कम से कम आपको बाप से वोट नहीं लेने चाहिए थे या हुकूमती इत्तेहादियों से वोट लेकर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं मुंतखब कराना चाहिए था। ये तो फिर फ्रेंडली ऑपोजिशन हुई ना। देखिए, पहले तो बात यह है कि देखने वो असल असूल था कि इस सिंगल जमात के अपोजिशन की जमातों में से कि कौन सी एक जमात थी जिसके सबसे ज्यादा मेंबरान थे बाकी के मुकाबले में सेनेट में। उसका हक ये रवायती तौर पे नहीं है, ये कन्वेंशन है। उसका ये हक बनता है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन उसकी तरफ से आए, जो जिसको भी नामजद किया जाए लीडर ऑफ द अपोजिशन। इसमें कोई किसी दुनिया के किसी मुल्क में जहाँ जमहूरियत है कोई इख्तलाफ, कोई मुख्तलिफ बात नहीं है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जमातें अपोजिशन में थी उनमें से सबसे ज्यादा वोट पीपल्स पार्टी के थे। प्रिंसिपली ये बात ठीक है सर, लेकिन इसको अना का मसला शायद बना दिया गया, और वो इसलिए बनाया गया कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो सीट निकालना है नेशनल असेंबली से, वो एड़ी चोटी का मुकाबला था हफीज शेख साहब के साथ। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ा मेजर रोल प्ले किया है, और मरियम बीबी ने तो ये भी कहा कि नून का टिकट बिका है। तो हो सकता है कि मियां साहब कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो गए हो और उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली गेन कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लूजिंग एंड पे है, और आपको लगता है कि यही फोर्स ही करते हुए अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रीओरिएंट किया अपने आप को, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की है। नहीं, नून लीग तो जरा लूजिंग एंड पे इसलिए है कि उसमें कोई इस्तकामत नहीं है। वो जब यहाँ होते हैं, बीमार होते हैं, तो इतने बीमार होते हैं, उनकी रिपोर्ट जो लैब की रिपोर्ट है तो मैं समझता हूँ इतनी मिसलीडिंग होती है कि अपने डॉक्टर, माहिर डॉक्टर भी उससे मिसलीड हो जाते हैं, बाकायदा मिसलीड हो गए। लोग आंसुओं से रोना शुरू हो गए जिस तरह वो शिरीन मज़ारी के बारे में कहा जा रहा है। तो इस कदर उन्होंने प्रिटेंड किया मियाँ साहब के ऊपर से। फिर मियाँ साहब बाहर चले गए, बाहर जाके उस अच्छी बड़ी सेहत पे फिरते हैं, सेहत याब हुए फिरते हैं, आपको नजर आते हैं। आप देखते हैं एक दिन अस्पताल नहीं गए, एक दिन उन्होंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, और साल से ज्यादा हो गया इस अरसे को। फिर मियाँ साहब कभी कहते हैं कि जुबैर मियाँ जाके हमारी कोई सुलह सफाई कराओ, कोई माफी कराओ। जुबैर मियाँ 2 मरतबा जाते हैं, जब नाकाम हो जाते हैं तो मियाँ साहब गुजरांवाला की तकरीर कर देते हैं और हर चीज को उड़ा देने की बात करते हैं। फिर जब थोड़ी सी रियायत मिलने की तवक्को होती है तो फिर आप आजकल बाप बेटी दोनों बिल्कुल खामोश है। क्यों खामोश है? क्योंकि अब रियायत की कुछ तवक्को बन रही है, लगता है उनको, और ये चल पड़ी है बात कि मरियम बीबी को बाहर जाना चाहिए। राना सनाउल्लाह भी कह रहा है, दूसरे भी कह रहे हैं कि जाना चाहिए। अब फिर जरा खामोश हो गए हैं। आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? पर ही मबनी होगा। आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब के बगैर को फैसला कर सकते हैं, या उनसे पूछे बगैर को डिसीजन ले सकते हैं, वो इन हाउस चेंज का हो या कोई और मामला हो? मेरा तो ख्याल है कि अब वो मियां नवाज शरीफ क्या मरियम नवाज शरीफ की हिमायत के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकते। अब तो मरियम की जमात बन गई है मुस्लिम लीग नून, और मरियम उस पर बिल्कुल हावी है और मुख्तदर है। आपको लगता है सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अब मरियम नवाज के फैसले हावी होंगे और वही चलेंगे? इस वक्त तो यही सूरत हाल है, और मेरा ख्याल है मियां शहबाज ने जो जेल में बैठे हैं वो अपनी मर्जी से बैठे हैं। उन्होंने अपनी जमानत की दरखास्त खुद वापस ली है, खुद वापस ली थी, आज से साल हो गया। ये तो उन्होंने जमानत की दरखास्त खुद वापस लेके और वो बैठे हुए जेल में। उसका उनको फायदा ये है कि अगर वो जलसे पे बाहर हो और उनको मरियम के साथ जलसे पे स्टेज पे चढ़ना पड़े तो मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं मियां शहबाज की तरफ। अच्छा एतजाज साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट सर, पीडीएम में रहने वाली जमात को फायदा होगा या पीडीएम से निकलने वाले फायदा उठाएंगे? पीडीएम में रहने वाली जमात अगर तो इसी तरह की पीडीएम है जिस तरह ये चल रही है, फिर तो पीडीएम का कोई हैसियत और हस्ती नहीं होगी। अगर पीडीएम में मौलाना फजल रहमान के पीछे चलना है, जो अपने पहली एक लॉन्ग मार्च करके दिखा के बंदों को कभी इधर बिठा के
कभी 2-3 हजार बंदों को दूसरी जगह बिठा के इस्लामाबाद से खुद वापस हो गए थे। मियाँ साहब को उनका काम था बाहर भिजवाने का, वो भिजवा के उनका छोटा सा मकसद था। तो पीडीएम के मकासद जो है ये बड़े महदूद थे, बड़े महदूद, ज्यादा मकासद वसी नहीं है कि कुछ दुनिया में कुछ निज़ाम में कुछ बेहतरी लानी है। तो मेरे ख्याल में तो अगर पीपल्स पार्टी और पीडीएम मुतहद नहीं होती सारी की सारी और यकसुई से काम नहीं करती तो पीडीएम को ही नुकसान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज अहसन साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीडीएम का कोई फ्यूचर इस तरह से चलती रहे तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने हुकूमत को चार्जशीट कर दिया है, माशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की है। अब कप्तान की टीम कौन सिलेक्ट करता है और कैसे काबीना में रीशफल होता है, इस आम मामले पर बात करेंगे। इस के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान क्रिकेट के एक बेहतरीन कप्तान रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा था कि किस बल्लेबाज से उन्होंने ओपनिंग करानी है, कौन सा बॉलर कब ओवर कराएगा, कौन सा खिलाड़ी मिड ऑन पर खड़ा रहेगा और कौन से क्रिकेटर गली और मिड ऑफ पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं। उन्हें मिडिल ऑर्डर्स का भी बखूबी इल्म था, जबकि वो वन डाउन क्रिकेटर से भी बखूबी आगाह थे। शायद उन्हें अपनी सलाहियत पर इतना एतमाद था कि वो मुल्क चलाने के लिए भी एक बेहतरीन टीम लाने के दावेदार थे। क्या कहा करते थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। हमें पूरा पता है किधर जा रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या टीम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, टीम सिलेक्ट करनी मुझे आती है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कभी आप ऐसी टीम नहीं देखेंगे जो मैं लेके आऊंगा। मेरा ये चैलेंज है आपको। जो टीम मैं सिलेक्ट करूंगा वो एक तो एक नया पाकिस्तान बनाएगी और दूसरा वो मैच विनिंग टीम होगी। इन्हीं दावों की बुनियाद पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को हुकूमत मिली। अवाम ने एतमाद का वोट उनकी झोली में डाला। इक़्तिदार में आकर उन्हें अंदाजा हुआ कि हुकूमत चलाना क्रिकेट के खेल जैसा नहीं है। लॉर्ड्स और कज़ाफ़ी के शहनशाह शहर इक़्तिदार में भी शहनशाहियत की तलाश में थे, लेकिन अब की बार उन्होंने गलती तस्लीम की और बोले कि उन्हें टाइम मिलना चाहिए था। अब खान साहब क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, जरा अब की राय भी आपके सामने रखते हैं। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब गवर्नमेंट आई तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे। कई फिगर्स तो, और ख़ास तौर पे पावर सेक्टर की, 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। तो एक तो मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए। उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, उसकी पूरी तरह उनको ब्रीफिंग्स देनी चाहिए। अब बात क्रिकेट की तर्ज पर हुकूमत चलाने तक महदूद रहती तो शायद कौम कुछ बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मेरे रियासत ने तो हुकूमत हॉकी की तर्ज पर चलाना शुरू कर दी। उन्होंने विफाकी काबीना को हॉकी टीम बना दिया। वजारतें हॉकी की गेंद बन गई, कलीमुल्ला से सलीमुल्ला और सलीमुल्ला से कलीमुल्ला तक। ये खेल गुज़श्ता पौने 3 साल से जारी है। वजारतें बदल भी रही हैं, जबकि कुछ खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर कायम भी हैं, जिन्हें ना तो खेलने का मौका मिल रहा है और ना ही उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। आज अब वजारतों की कलीमुल्ला से सलीमुल्ला और सलीमुल्ला से कलीमुल्ला मुंतकिली की दास्तान डिटेल में आपके सामने रखता है। अगस्त 2018 से लेकर आज तक वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना में 5 बार तब्दीली आ चुकी है। यानी पौने 3 साल में टीम सिलेक्शन के माहिर कप्तान से अपनी टीम की फील्डिंग पोजीशन बेहतर नहीं हो सकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में वफाकी काबीना में बड़ा सुनामी अप्रैल 2019 में आता है, जब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को इत्तलात की वजारत से हटाकर उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मनसब पर बैठा दिया गया। इसी सुनामी की जद में असद उमर भी आए, जिनसे इस्तीफा लेकर अब्दुल हफीज शेख को वज़ीर आज़म का मुशीर खजाना तैनात किया गया। असद उमर, जो खजाने का निज़ाम चलाने में नाकाम रहे थे, वो भी ज़्यादा देर काबीना से बाहर नहीं रह सके और नवंबर 2019 में उन्हें प्लानिंग और डेवलपमेंट की वजारत अता कर दी गई। इससे पहले यही वजारत खुसरो बख्तियार के पास थी, जिन्हें फौरी तौर पर फूड सिक्योरिटी की वजारत दे दी गई। अप्रैल 2020 आता है, काबीना एक बार फिर सुनामी की जद में आ जाती है। अब की बार फिर खुसरो बख्तियार की कश्ती हिचकोले खाने लगी। उनसे फूड सिक्योरिटी की वजारत लेकर फ़ख्र इमाम के कांधों पर यह जिम्मेदारी डाल दी जाती है। खुसरो बख्तियार की कश्ती हिचकोले खाती है तो इकोनॉमिक अफेयर्स की वजारत का सहारा मिल जाता है और वो एक बार फिर सुकून के साथ फ़राइज़ सर अंजाम देने लगता है। दिसंबर 2020 आता है, वफाकी काबीना में चौथी बार तब्दीली का झटका होता है। सुनामी की तेज़ लहरों में वजारत रेलवे आई है। शेख रशीद अहमद से रेलवे का चार्ज लिया गया और उन्हें
एक और मनसब अता कर दिया गया, एक अहम वजारत सौंपी गई और ये वजारत है दाखिला की। उसी रोज डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को वजीर आजम ने अपने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वजीर खजाना बना दिया, जबकि इस वजारत पर मौजूद इंतहाई अहम तजर्बाकार खिलाड़ी एजाज शाह को इंसदाद मनशियात का कलमदान सौंप दिया जाता है। मार्च 2021 में तब्दीली की आंधी 5वीं बार चली है। अब की बार अब्दुल हफीज शेख की वजारत के पत्ते झड़ गए हैं, लेकिन नौजवान सियासतदान और कप्तान के बाएतमाद साथी हमाद अजहर की जिंदगी में बहार आ गई है और उन्हें वजारत खजाना का कलमदान मिल गया है। गुज़श्ता पौने 3 बरस में तब्दीली के थपेड़ों का सबसे ज्यादा शिकार खुसरो बख्तियार, ब्रिगेडियर एजाज शाह और शहरियार अफरीदी बने हैं। खुसरो बख्तियार प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से होते हुए फूड सिक्योरिटी में पहुंचे, लेकिन उन्हें यहां भी करार नहीं आया और आखिरी इतलात आने तक उनकी कश्ती इकोनॉमिक अफेयर्स पर लंगर अंदाज है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ननकाना साहब से कामयाब होकर इस्लामाबाद पहुंचे, उन्हें पार्लिमानी उमूर की वजारत दी गई, लेकिन शाह साहब को यहां भी चैन नहीं आया। पार्लिमानी उमूर अंजाम देते देते उन्हें दाखिला का मनसब अता किया गया। तवक्को थी कि अपने माजी को मद्देनजर रखते हुए वो मुल्क में अमन अमान बरकरार रखने में किरदार अदा करेंगे, लेकिन ये साथ भी ज्यादा देर तक नहीं चल सका और वो अपनी इस कुर्सी को तब्दील की आसाब से ना बचा सके। यानी वो जो आसाब पर हावी थी तब्दीली वो हो गई और ये आसेब जिसकी जद में एजाज शाह साहब आ गए। ताहाल एजाज शाह साहब मनशियात के तदारुक के लिए एंटी नार्कोटिक्स का कलमदान संभाले हुए हैं। अब सुनामी के तपेड़ों का सबसे ज्यादा निशाना शहरियार अफरीदी बने हैं, जिन्हें किसी भी वजारत में चैन मैसर नहीं आया, या यूं कह लें कि उन्हें कुर्सी पर चैन से बैठने नहीं दिया गया। शहरियार अफरीदी मुल्क से मनशियात के खात्मे का टारगेट दिया गया। आपको याद होगा मशहूर ज़माना जुमला कि जान अल्लाह को देनी है, लेकिन शायद वो इस मामले में कोई कारकर्दगी दिखा नहीं सके। बादशाह उन्हें रियासती और सरहदी उमूर का ओहदा दिया गया। सरहदों के मामलात में कोई खातिर खा पेशरफ नहीं हुई तो उन्हें दाखिली मामलात का निगरान बना दिया गया, जबकि इन तमाम वजारतों में कप्तान के ये खिलाड़ी कोई कारहाय नुमाया सर अंजाम देने में नाकाम रहे तो उन्हें कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और मौजूदा कश्मीर कमेटी की कारकर्दगी से सारी कौम अच्छी तरह वाकिफ है। वज़ीर आज़म की काबीना में 30 खिलाड़ी वजीर या वजीर ममलिकत हैं, मगर इन 30 में से सिर्फ 14 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पौने 3 साल से अपनी नशिस्तों पर इस्तकामत के साथ बैठे हैं। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक दिफाई महाज पर डटे हुए हैं। मजाल है कि कोई सुनामी, कोई झक्कड़, कोई आंधी या कोई तेज लहर उनकी कुर्सी को जरा सी भी जुम्बिश दे सके। इसी तरह कौम के बच्चों के महबूब कायद शफकत महमूद साहब तालीम फैलाने में मसरूफ है। वो सीना सफर होकर पौने 3 साल से अपने ओहदे पर मौजूद हैं। बारकैफ अब इमरान खान साहब की कैबिनेट के अंदर जितनी तेजी से रीशफलिंग हो रही है, जितनी तेजी से ये मामला चेंज हो रहे हैं, ये सोचने की बात है। वो कप्तान जो टीम बना पड़ते वो टीम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को सांस लेना चाहिए और रुक कर सोचना चाहिए कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।